हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। प्रीवियस सेशन पे प्रूव मेथड एंड स्ट्रैटेजी को हमने स्टार्ट किया, जो कि चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है। ये उस वीडियो पार्ट का सेकंड पार्ट है जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट्स को जानेंगे, यूनिकनेस प्रूफ से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर मौजूद है, जहाँ पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरोज़ जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 1 के टॉपिक 1.8 पे मौजूद हैं, प्रूव मेथड एंड स्ट्रैटेजी, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें जान चुके हैं। यूनिकनेस से हमें चीज़ों को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन समझते हैं यूनिकनेस प्रूफ की और उसके टाइप्स को जानेंगे। ओके, सबसे पहले हम यूनिकनेस प्रूफ की डेफिनेशन समझते हैं कि सम थ्योरम एसर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिक एलिमेंट विद अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। इन सिंपल हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जिसकी एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिक प्रूफ में एक ही कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है जो उसको ट्रू कर रही होती है या उसे प्रूव कर रही होती है, और उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन अ फॉर्म ऑफ द क्वांटिफायर एग्जिस्टेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एफ ऑफ PFX लिख रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है वन एंड ओनली वन। ठीक है, क्योंकि जब आप ओनली एग्जिस्टेंस क्वांटिफायर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है सम वैल्यूज या वन वैल्यूज, लेकिन इसका मतलब ये होता है यूनिकनेस प्रूफ्स में कि वन एंड ओनली वन ही है। So the two parts of the uniqueness proofs are, the first one is existence and the second one is the uniqueness. Existence क्या कहता है कि we show that an element X with a property exist, यानी हमारे पास एक एलिमेंट है X जो कि प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, प्रॉपर्टी के साथ है, उस चीज को हमें शो करना होता है। जबकि यूनिकनेस ये कहती है कि वी शो दैट इफ y इज नॉट इक्वल टू x देन y डजंट हैव द प्रॉपर्टी। तो हमें ये शो करना होता है कि जो सेकंड y है वो x के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि y के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है जो हमने इनिशियली x को देखा है एग्जिस्टेंस में। तो इसकी एग्जांपल समझते हैं कि शो दैट इफ a एंड b आर द रियल नंबर, a और b हमारे पास जो है if के साथ है वो रियल नंबर है, और a इज नॉट इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 0, देन देयर इज अ यूनिक रियल नंबर r सच दैट ar प्लस b इक्वल टू 0। तो इसके बेस पर जो हमारे पास रियल नंबर आएगा वो r आएगा, जो कि किसको प्रूव करेगा, ar प्लस b इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको एग्जिस्टेंस में देखूं तो एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन कह रही थी कि एन एलिमेंट x विद अ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, एक एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो द रियल नंबर r इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन a हमने यहाँ पर एक रियल नंबर सपोज किया। तो इज अ सोल्यूशन ऑफ ar प्लस b इक्वल टू 0, यानी ये जो ar प्लस बी दिया गया है इसका ये सोल्यूशन है। कैसे? अगर मैं ar प्लस बी में इस r की वैल्यू को पुट करूं ना, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b माइनस बी डिवाइड बाय a प्लस बी। आप इसमें से एलसीएम लोगे या डायरेक्टली देख लो तो ये a और a से कैंसिल हो गया, ये माइनस बी बचा और ये प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर वैल्यूज किसके बराबर आएगी, 0 की। तो एग्जिस्टेंस यहाँ पर प्रूव हो गया। सेकेंड में यूनिकनेस है। तो सपोज दैट s इज अ रियल नंबर, तो सच दैट as प्लस बी इक्वल टू 0। तो पहला हमने एक रियल नंबर लिया s, तो इस बेस पर इक्वेशन बन गई as प्लस बी इक्वल टू 0। देन ar प्लस बी इक्वल टू, क्योंकि सेकंड हमारे पास क्या है, ar प्लस बी, एक इक्वेशन यहां पर मौजूद है और s के जरिए से एक बनाया। तो अब इन दोनों की वैल्यू 0 के बराबर है, ar प्लस बी इक्वल टू 0 एंड as प्लस बी इक्वल टू ऑल्सो 0। दोनों को कंपेयर किया तो ये हो गया ar प्लस बी इक्वल टू as प्लस बी। इसमें से r की वैल्यूज हमने देख चुके हैं कि r की वैल्यू हमने क्या सपोज की है, p अपॉन a। इस वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड से और डिवाइड करेंगे बाय a, तो आपको जो रिमेनिंग वैल्यूज मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगी, r इक्वल टू s। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी किसमें, कि वी शो दैट इफ y इज नॉट इक्वल टू x देन y डजंट एग्जिस्ट द प्रॉपर्टी। तो जिसमें ये चीज प्रूव होकर आएगी कि r बराबर है s के, और ये r और s दोनों ही क्या है, रियल नंबर है, जो कि क्वेश्चंस में दिए गए थे। तो यूनिकनेस प्रूफ का मतलब ये है कि आपके पास यूनिक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट होंगे जो वन एंड ओनली इफ के क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके दो टाइप्स हैं, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। ओके, तो प्रूव स्ट्रैटेजी फॉर प्रूविंग कंडीशनल स्टेटमेंट p implies q।
चूज अ मैथड, फर्स्ट ट्राई अ डायरेक्ट मैथड ऑफ प्रूफ। इस स्लाइड्स पे हमें मैथड्स बताए जा रहे हैं कि जब मैं प्रूव करने लगता हूँ इम्प्लीकेशंस के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को, तो हमें कुछ मैथड्स को चूज करना होता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट मैथड या प्रूफ के जरिए से ये चीज़ें होती हैं नहीं, और डायरेक्ट मैथड प्रूफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट पे इसकी भी वीडियोस मौजूद है। सेकंड, इफ दिस डजंट वर्क देन ट्राई इनडायरेक्ट मैथड। तो अगर ये डायरेक्ट से नहीं हो रहा है तो आप इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे, ट्राई टू प्रूव द कॉन्ट्रापोजिशन कॉन्ट्रापॉजिटिव, इस अप्रोच को यूज करेंगे। इन दोनों को ही हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रूफ के फर्स्ट ही वीडियोस में और सेकंड वीडियोस में। फॉर विच एवर मैथड यू कैन ट्राई, चूज अ स्ट्रैटेजी। कोई भी मैथड आप अप्लाई कर रहे हो आपको स्ट्रैटेजी चूज करने की जरूरत होगी। फर्स्ट कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती है, फॉरवर्ड रीजनिंग, और सेकंड आपके पास बैकवर्ड रीजनिंग हो सकती है। क्या है ये? First try forward reasoning, start with an exams and known theorem and construct a sequence of steps then end in a conclusion। तो आपको एग्जाम्स को देखना है सबसे पहले, और जो नोन थ्योरम्स है जो आप जानते हैं उसके जरिए से आपने सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप, और उनके कंक्लूजन की तरफ जाना है। तो स्टार्ट विथ P एंड प्रूव Q, और स्टार्ट विथ नेगेशन ऑफ Q एंड प्रूव नेगेशन ऑफ Q। यानी या तो आप P से स्टार्ट करके Q की तरफ जा रहे हो, या नेगेशन ऑफ Q से स्टार्ट करके आप नेगेशन ऑफ P की तरफ जा रहे हो। तो इस तरह से आप फॉरवर्ड रीजनिंग के स्ट्रैटेजी को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आप बैकवर्ड रीजनिंग की तरफ जा रहे हैं तो इट डजंट वर्क, तो ट्राई बैकवर्ड रीजनिंग। व्हेन ट्राइंग टू प्रूव Q, जब आप Q के लिए ट्राई कर रहे हैं तो फर्स्ट आ स्टेटमेंट P दैट वी कैन प्रूव विद अ प्रॉपर्टी P इम्प्लाइज Q। यानी पहले आपको, अगर आप ट्राई कर रहे हैं Q के लिए, तो आपको स्टेटमेंट P को फाइंड करना होगा, सो देन वी कैन इजिली कंक्लूड दैट द प्रॉपर्टी P इम्प्लाइज Q। तो ये बेसिक दो स्ट्रैटेजीज हमने यहाँ पे देखी जब आप P इम्प्लाइज Q के मेथड के जरिए से किसी चीज़ को प्रूव कर रहे होंगे, कि फॉरवर्ड रीजनिंग और बैकवर्ड रीजनिंग के जरिए से। तो अब हम समझते हैं कि बैकवर्ड रीजनिंग क्या हो सकती है, क्योंकि फॉरवर्ड रीजनिंग तो हम नॉर्मली देख ही रहे हैं कि अगर आपको P मिल जाए तो आप Q की तरफ जाएंगे, लेकिन बैकवर्ड में ऐसा क्या होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट टू पीपल प्ले अ गेम टेकिंग अ टर्न्स रिमूविंग। ठीक है, दो प्लेयर जो हैं वो एक गेम खेल रहे हैं जिसमें टर्न्स रिमूविंग हमें करना है किस चीज़ पे, स्टून पर, और उनकी क्वांटिटी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। एट अ टाइम फ्रॉम अ पाइल दैट बिगिंस विथ 15 स्टून। तो पाइल्स यानी जो ढेर लगा हुआ हमारे पास स्टून का वो 15 है, और उसमें हर एक प्लेयर अपने टर्न पे या तो 1 या 2 या 3 स्टून्स को वहां से हटा सकता है। द पर्सन हु रिमूविंग द लास्ट स्टून विन द गेम, यानी जो लास्ट में जो स्टून को रिमूव करेगा वही वो गेम विन करेगा। तो शो दैट द फर्स्ट प्लेयर कैन विन द गेम नो मैटर व्हाट द सेकंड प्लेयर डज। यानी हमें ये प्लेयर देखना है कि फर्स्ट प्लेयर जो है वो गेम किस तरह से जीत सकता है। हमें ये नहीं देखना है नो मैटर कि सेकंड प्लेयर क्या करेगा या क्या करता है, हमें फर्स्ट प्लेयर को देखना है कि उसकी विनिंग पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। तो हम फर्स्ट स्टेप पर प्रूव करते हैं, लेट एन बी द लास्ट स्टेप ऑफ द गेम। कोई एक स्टेप है एन, और उसे हम कह रहे हैं कि वो लास्ट स्टेप होगा, क्योंकि हमें प्लेयर 1 के लिए देखना है, और हम क्वेश्चन में जान चुके हैं कि प्लेयर जो लास्ट में स्टून को रिमूव करेगा वही विन करेगा। तो एन स्टेप क्या हो सकता है फर्स्ट, तो प्लेयर 1 कैन विन इफ द पाइल कंटेन 1 2 3 स्टून। यानी लास्ट में उस पाइल में या तो 1 मौजूद हो या 2 हो या 3 हो, क्योंकि हमने यही चीज देखी है कि या तो 1 रिमूव करेगा या 2 करेगा 3 करेगा। तो अगर 3 भी मौजूद हैं तो वो उन तीनों में से एक हटाकर जीत सकता है। अब 3 हटाएगा तो वो डायरेक्टली जीत जाएगा। n-1 यानी उस एक स्टेप से पहले प्लेयर 2 क्या करेगा, तो प्लेयर 2 विन विल हैव अ लीव सच अ पाइल इफ अ पाइल दैट ही शी फेस्ड विथ हैज 4 स्टून। यानी फॉर एग्जाम्पल प्लेयर 2 की बारी थी और प्लेयर 2 ने देखा कि अब हमारे पास जो क्वांटिटी स्टून की रह गई है वो 4 रह गई है। तो अब वो ये देखते ही प्लेयर 2 समझ जाएगा कि मैं अब नहीं जीत सकता, क्योंकि अगर मैं 3 भी यहाँ से उठा लूंगा तो 1 बच जाएगा, और 1 जब बचेगा तो प्लेयर 1 आएगा और उसी चीज को विन कर जाएगा। ये हो गए प्लेयर 2 के लिए। अब प्लेयर 1 को मैं देख रहा हूं n-2 से, तो प्लेयर 1 कैन लीव 4 स्टून when there are 5 6 और 7 stone left at the beginning of his her turn। यानी प्लेयर 1 क्या करेगा, कम से कम 4 स्टून उसको छोड़ने होंगे जब आपके पास कितने स्टून हो, 5 6 या 7 स्टून हो रहे हो एट द बिगिनिंग ऑफ द टर्न। ठीक है, तो वो जीतने के पोजीशन पे पहुंचेगा। स्टेप नंबर 3 में n-3 क्या हो सकता है प्लेयर 2 के लिए, प्लेयर 2 मस्ट लीव सच अ पाइल इफ देयर आर 8 स्टून। यानी अगर वो 8 स्टून के साथ अपने पाइल को लीव करता है तो पॉसिबिलिटीज प्लेयर 1 के लिए बन सकती है। मजीद अगर आप स्टेप नंबर 4 पे देखें n-4 पे, तो प्लेयर 1 हैज टू हैव अ पाइल विथ 9 10 और 11 स्टून टू इंश्योर दैट देयर आर 8 लेफ्ट।
यानी 8, 10 और 11 अगर स्टून मौजूद हैं तो उसे स्टून उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से कम 8 बचें, जिसके बेस पर उसके टर्न पर वो गेम को विन कर सके नेक्स्ट टू नेक्स्ट, क्योंकि अब मैं 4 पे आ चुका हूँ तो 2 मजीद स्टेप्स बाकी होंगे विन करने के लिए। इसी तरह से स्टेप नंबर 5 क्या हो सकता है, n-1 प्लेयर 2 नीड टू बी फेस्ड with 12 stone to force to leave 9, 10 और 11 and similarly next stage पे ये हो सकता है player 1 can leave 12 stone by removing 3 stone, यानी 3 stone को रिमूव करे वो और लीव करे 12 stone को, ताकि वो ऑनवर्ड जो है वो अपने गेम को विन कर सके। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, प्लेयर 1 या प्लेयर 2 के रिस्पेक्ट से, जिसमें हम प्लेयर 1 की कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि वो किस किस बेस पर वन कर सकता है। सो नाउ रीजनिंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट प्लेयर कैन इंश्योर अ विन। अगर मैं फॉरवर्ड रीजनिंग देखूं, द फर्स्ट प्लेयर कैन इंश्योर अ विन बाय रिमूविंग 3 स्टोन्स एंड लिविंग 12, यानी वो 3 स्टोन को सिर्फ और सिर्फ रिमूव करे और बाकी 12 को वहां पर क्या कर दे, लेफ्ट कर दे, छोड़ दे, जिसके बेस पर उसकी विनिंग पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो बैकवर्ड रीजनिंग में आप क्या देख रहे हैं कि हम बैकवर्ड जाकर अपने प्लेयर कॉम्बिनेशंस को चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मैं प्लेयर गेम को मैं विन कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, ठीक है। यूनिवर्सल क्वांटिफाइड असर्शंस क्या होते हैं? टू प्रूव थ्योरम ऑफ द फॉर्म यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ पी ऑफ assume x is an arbitrary member of the domain and show that p of x must be true using UG is follow the universal quantifier of p of x। यानी हमें थ्योरम को इस फॉर्म पर देखना है कि जिसमें हमारे पास जो थ्योरम मौजूद है वो ये कहता है कि तमाम वैल्यूज ऑफ x होंगे जो प्रेडिकेट x को क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे उसकी वैल्यूज, और जो x है यहाँ पर वो आर्बिट्री यानी रैंडमली कोई भी डोमेन पर बेस कर सकता है और उसकी तमाम वैल्यूज मस्ट बी ट्रू होंगी। तो एग्जाम्पल क्या हो सकती है यूनिवर्सल क्वांटिफाइड असर्शंस की? एन इंटीजर x इज इवन, ठीक है, एक इंटीजर है x जो है वो इवन है। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि बाय कंडीशनल वाली चीज आ गई यहाँ पर। एक्स स्क्वायर इज इवन, यानी x इवन है तो x स्क्वायर भी इवन है, ठीक है। कब? जब सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर इवन हो। सो द क्वांटिफाइड असर्शंस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x, यानी जितने भी x हैं तमाम, x जब इवन होगा तो बाय कंडीशनल होगा x स्क्वायर इज इवन, ठीक है, यानी ये दोनों ट्रू ना हो या दोनों फॉल्स ना हो, उस बिहाफ पे ही बाय कंडीशनल पे वैल्यूज ट्रू आ रही होती है। सो वी एज्यूम दैट x इज आर्बिट्री, कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। तो बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द इन्फ्रेंस में देखो या लॉ ऑफ लॉजिक में देखो, तो जब आपके पास P बाय कंडीशनल Q होते हैं तो उसकी इक्विवेलेंसीज इस तरह से लिखी जा सकती है, P implies Q एंड Q implies P, और इन दोनों के दरमियान एंड लॉजिकल कनेक्टिव हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 केसेस आ गए, ठीक है। तो इन दोनों केसेस के बिहाफ पर, यानी इन दोनों केसेस के बिहाफ पर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूंगा, ठीक है। स्टेप 1 पे देखेंगे इन दोनों को और स्टेप 2 के अंदर सेकंड वाले को हम प्रूव करके देखेंगे। तो केस 1 क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम में? वी शो दैट इफ x इज एन इवन देन x स्क्वायर इज इवन यूजिंग अ डायरेक्ट प्रूफ वी ओनली इफ पार्ट इज नेसेसरी। तो अगर x इवन है तो x स्क्वायर भी इवन है, तो डायरेक्ट प्रूफ से मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ, x इक्वल टू 2 के, ठीक है। इवन के लिए हम 2m 2k इस तरह की वैल्यूज ले सकते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, 2 कॉमन ले लूंगा, 2k को हम कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, तो विच इज इवन सिंस इट इज इंटीजर डिवाइजेबल बाय 2। वेरी सिंपल, ये चीज प्रूव हो गई कि ये चीज इवन ही नंबर प्रोड्यूस करेगी। सेकंड केस क्या हो सकता है? वी शो दैट इफ x स्क्वायर इज इवन देन x मस्ट बी इवन देन इफ पार्ट और सफिशिएंसी। सो वी यूज अ प्रूफ बाय द कॉन्ट्रापोजिशन। जिस तरह मैंने डायरेक्ट प्रूफ से ये किया, कॉन्ट्रापोजिशन से भी कर सकता हूँ। तो कॉन्ट्रापोजिशन पे क्या होता है, इस चीजों को हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। नॉट इवन x को, नॉट इवन का मतलब ये होगा कि x ऑड हो गया, और x स्क्वायर इज नॉट इवन का मतलब ये है कि x स्क्वायर इज ऑड। तो x इज नॉट इवन देन इट मस्ट बी ऑड, सो x इक्वल टू 2k प्लस 1। अब मैं 2k प्लस 1 के बेस पर इसे प्रूफ करूंगा। देखें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1, इसको ओपन किया है, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 आया। अब मैंने 2 कॉमन लिया तो ये 2k प्लस 1 आ गया। इस बेस पर विच इज ऑड एंड हेंस नॉट इवन, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ केस 2। तो जब मैंने इसको कॉन्ट्रापोजिटिव से देखा तो उसका रिवर्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रापोजिटिव के बेस पर वो चीज़ नेगेटिव में आएगी, यानी ऑड है तो इवन और इवन है तो ऑड। इस बेस पर हमें ये पता चल गया कि ये नॉट इवन है। So since x was arbitrary, the result follow the UG method. Therefore, we have shown that x is even if and only if x square is even. यानी x उस वक्त even होगा जब सिर्फ और सिर्फ x square क्या होना चाहिए, even हो। इस बेस पर हमने दोनों केसेस को भी देख लिया बेस्ड ऑन दिस लॉ ऑफ लॉजिक। तो यूनिवर्सल क्वांटिफाइड असर्शंस क्या होते हैं और उसकी एग्जांपल्स भी देख लिया हमने, उसको प्रूव भी कर लिया। अब कुछ टाइलिंग की प्रूफ एंड डिसप्रूव मेथड हो सकते हैं एज अ लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग।
कि हम किस तरह से प्रूफ को किसी गेमिंग में या किसी लॉजिक में इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। तो सबसे पहले चेस बोर्ड हमारे पास है। कैन वी टाइल द स्टैंडर्ड चेक बोर्ड यूजिंग डोमिनोज। तो डोमिनोज के हमारे पास कुछ पेयर मौजूद हैं, उसे हमें यहाँ पर प्रूव करना एग्जाम्पल में। तो क्या मैं चेक बोर्ड पर डोमिनोज के जरिए से उस पूरे चेक बोर्ड को फिल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ सोल्यूशन पे। ठीक है, पहली चीज़, वन एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग अ कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टिंग प्रूफ। तो कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टिंग प्रूफ के जरिए से हम इसे चेक कर सकते हैं। कैसे? दो डोमिनोज दिए हुए हैं, एक वर्टिकल है हमारे पास इस तरह से और एक हॉरिजेंटल है। अब इनको यूज करते हुए, इन दोनों में से कोई भी यूज करते हुए मैं इसको फिल कर सकता हूँ। देखो कैसे। सबसे पहले तो अगर मैं इस बोर्ड को देखूं तो ये 8x8 का है, 8 रॉस एंड 8 कॉलम है। इसका मतलब ये कि 64 बॉक्सेस मौजूद हैं। अगर आप इस स्टाइल को देखो तो मैंने यहाँ पर कॉलम 1 इसको नाम दे दिया, कॉलम 2 दे दिया, कॉलम 3 दे दिया एंड कॉलम 4 दिया। तो इनमें से अगर मैं इस डोमिनो को लूँ तो मैंने यहाँ प्लेस किया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरह से सॉन देखें पेयर के फॉर्म पर ये तमाम चीज़ें मैं प्लेस करता जाऊँ, सारी चीज़ें प्लेस हो गई। तो वेरी सिंपल, क्या मैं किसी भी डोमिनो के जरिए से इस चीज़ को फिल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, वन पॉसिबल सोल्यूशन हमारा ये बन गया। लेकिन नॉट दिस वन, मल्टीपल कंडीशंस इसकी हो सकती हैं, यानी मैं इस डोमिनो से भी कर सकता हूँ और इससे भी कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो कैन वी टाइल अ चेक बोर्ड obtained by removing one of the four corner square of standard चेक बोर्ड। यानी जो स्टैंडर्ड 6x6 का था उसमें से कहा जा रहा है कि क्या मैं टाइल को चेक बोर्ड पे ऑब्टेन कर सकता हूँ रिमूविंग वन ऑफ द 4 कॉर्नर, यानी 4 कॉर्नर में से 1 को रिमूव करते हुए। तो इस बेस पे सोल्यूशन हमारा होगा क्या? तो हमारा चेक बोर्ड जो है वो 64 पे है, अभी हमने देखा 8x8 का। तो उसमें से एक कॉर्नर जब रिमूव किया जाएगा तो ये 63 का हो जाएगा। तो सिंस ईच डोमिनो हैज 2 स्क्वायर, द बोर्ड विथ अ टाइल मस्ट हैव इवन नंबर ऑफ द स्क्वायर। तो इसको मैंने यहाँ पर जब माइनस किया तो ये 63 आ गया। और आप वर्टिकल लेके चलो डोमिनो को या हॉरिजेंटल, तो ये 2 पेयर्स के साथ है। तो कहीं ना कहीं जाकर हम क्या होंगे, स्टक हो जाएंगे एक एरिया को सेट करने के लिए। दूसरा एरिया तो हो जाएगा लेकिन एक एरिया नहीं होगा, जिसकी वजह से यही कहा गया है कि अ बोर्ड विद अ टाइलिंग मस्ट हैव एन इवन नंबर ऑफ द स्क्वायर। सो द नंबर 63 इज नॉट इवन, सो वी हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन। इस बेस पर हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी और ये चीज प्रूफ नहीं हो सकेगी। सिमिलरली, सो कैन वी टाइल अ बोर्ड ऑब्टेनिंग बाय रिमूविंग अ बोथ अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड चेक बोर्ड। यानी अपर लेफ्ट को भी मैं रिमूव करूं और लोअर को भी करूं, और उसके बेट पे क्या मैं अपने चेक बोर्ड पे इन चीज़ों को डोमिनो को प्लेस कर सकता हूँ? देखते हैं। देखें, अगर मैं इस साइड को यहाँ से रिमूव करूँ, ये हो गया टॉप लेफ्ट और टॉप राइट दोनों चीज़ें कर दी। अब अगर मैं टाइल को फिक्स करना शुरू करता हूँ इससे, देखें ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, लेकिन ये पार्ट बच गया। राइट, ठीक है, आप हॉरिजेंटल देख लें या वर्टिकल देख लें, ये पार्ट हमारा बच गया। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। इसी तरह से आप देखें, अगर मैं इस तरह से 1 2 3 लेके चलूँ, ये पार्ट बच गया। ठीक है, तो आप हॉरिजेंटल वर्टिकल लें, कहीं ना कहीं जाकर आप स्टक हो ही जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर हॉरिजेंटल लेके चलूँ तो देखो 1 2 3, ये वाला पार्ट बच गया। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन को कैसे बताया जा रहा है कि देयर आर 62 स्क्वायर इन दिस बोर्ड, क्योंकि एक एक बोर्ड हमने यहाँ से हटा दिया है। तो टू टाइल इट वी नीड 31 डोमिनोज, तो हमें 31 डोमिनोज की जरूरत है। की फैक्ट क्या है, ईच डोमिनोज कवर 1 ब्लैक एंड 1 वाइट स्क्वायर। जब आप प्लेस करेंगे तो 1 वाइट या 1 उस वाइट या ब्लैक को कवर करेगा। देयरफॉर द टाइलिंग कवर 31 black squares and 31 white squares. So our board has either 30 blacks and 32 white square or 32 blacks square or a 30 white square. So therefore we have a contradiction problem. We cannot solve it basic by using these 2 dominoes vertically and horizontally. और हमने देख लिया कि वो उसकी वजह क्या है। And the last thing, the role of ओपन प्रॉब्लम्स। तो प्रूफ में हमारे पास ओपन प्रॉब्लम के रूल की टेक्निक होती है कि हम किसी ओपन प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके रूल क्या होंगे। तो अनसॉल्व प्रॉब्लम हैव मोटिवेट मच वर्क इन अ मैथमेटिक्स। Fermat's last theorem was conjugate more than 300 years. It's also recently been solved finally. लेकिन ऐसे प्रॉब्लम जो यूनिवर्सल होते हैं या अनसॉल्व प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए हम ओपन प्रॉब्लम्स रख रहे होते हैं, उसी को हम ओपन प्रॉब्लम कहते हैं कि ये आसानी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा था। और इसमें हमारे पास Fermat's प्रॉब्लम ही एक था जिसको 300 साल का अरसा लगा फाइनली सॉल्व होने में। क्या था ये? द Fermat's last theorem, the equation x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू z has no solution in integer x, y, z
with xyz is not equal to 0 whenever n is an integer with n is greater than 2। यानी n की वैल्यू जैसे ही 2 से ज़्यादा होती है, यानी 3, 4 so on, तो ये चीज़ प्रूव नहीं हो पा रही थी। इसी चीज़ को हमने ओपन प्रॉब्लम देखा, और इस प्रूफ को जो फाउंड किया गया था वो एंड्रयू वेल्स ने किया 1990s के अंदर। ठीक है, तो ये ओपन प्रॉब्लम की एक बेसिक एग्जांपल्स थी, और बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर प्रूफ के अंदर हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें तो हमने चैप्टर 1 के अंदर देखी, और क्रिटिकल थिंकिंग को हमने देखा कि प्रूफ्स की टेक्निक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंस, कंस्ट्रक्टिव, नॉन कंस्ट्रक्टिव पे किस तरह से होती हैं, किस तरह से उन चीज़ों को हम किसी भी फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। वो सारी चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट ओपन प्रॉब्लम की क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास ओपन प्रॉब्लम की मौजूद है। द 3x+1 conjecture, let t be the transformation that send an even integer x to x डिवाइड बाई 2। यानी हमारे पास एक कॉन्जेक्टर है 3x+2 जिसके ज़रिए से हमें एक t कहा जा रहा है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो सेंड करेगा इवन इंटीजर को। किस तरह से? x to x डिवाइड बाई 2, जब कोई चीज़ इंटीजर पर होगी, और एन ऑड इंटीजर को ये क्या करेगा, x to 3x+1 पे सेंड करेगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर x। व्हेन वी रिपीटेडली अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन t, वी विल इवेंचुअली रीच द इंटीजर 1। यानी हम जब कंटिन्यूसली ये काम कर रहे होंगे तो हम 1 की तरफ रीच हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? x = 13। जब हम 13 दिया तो इस पर सबसे पहले जो अप्रोच इस्तेमाल हुई वो ये वाली हुई, कौन सी? ऑड इंटीजर वाली। तो ऑड इंटीजर में हमने क्या कहा हुआ है? 3x+1, x से 3x+1 पे जाएगा, तो 13x था, 3x यानी 3 × 13 = 1। ये क्या बन गया? 14। अब ये 14 एज अ इनपुट गया, तो 14 खुद क्या है? इंटीजर है, और इंटीजर होने के साथ इवन इंटीजर है। तो अब मैं इस अप्रोच को इस्तेमाल करूंगा, x डिवाइड बाई 2। ये किया, वैल्यूज देखें 20 मिल गई। ये दोबारा से इनपुट बनी, फिर चेकिंग हुई, वैल्यूज 10 बनी, 10 के लिए चेक हुआ, 5 ऑड बन गया, तो ये 3x+1, 16 दोबारा से इवन, फिर 8 इवन, 4 इवन, 2 इवन, एंड एट लास्ट 1। और यही चीज़ देखा जब आप कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे थे, तो लास्ट में वैल्यूज आपको क्या मिल गई? 1। तो दिस कॉन्जुगेटर हैज़ बिन वेरीफाइड यूजिंग अ कंप्यूटर अप टू द 5.6 विच मीन 5 × 6 × 10 की पावर 13 तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। ये और एक बेसिक एग्जाम्पल्स थी ओपन प्रॉब्लम की। So there are additionally multiple examples of the proofs are there in upcoming chapters of the discrete maths, or in the field of the discrete maths, which is strongly used in the field of the AI, computer science, software engineering, and other domain of the computer related programs. So later we will discuss this all kind of the proofs as well additionally. So the first thing in additional concept are the mathematical induction, जो हम आगे जाके discuss भी करेंगे, which is useful method for proving a statement for universal existence या universal quantifier of the all values of the predicate n, where the domain consists of the all positive integer। ये जानेंगे हम mathematical inductions के टॉपिक में। स्ट्रक्चर इंडिकेशन या इंडक्शंस हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम प्रूफ को के रिजल्ट को रिकर्सिवली प्रूव करना देखेंगे। कंटूर डायगोनाइजेशन मौजूद है, इट इज़ यूज टू प्रूव रिजल्ट अबव द साइज ऑफ द इनफाइनाइट सेट। इस चीज़ को हम प्रूव करके देखेंगे। और कॉम्बिनेटरल प्रूफ यूजिंग अ काउंटर आर्गुमेंट्स, इस चीज़ को भी हम देख सकेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर और चैप्टर्स के अंदर। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर 1 एंड द प्रूफ टॉपिक। दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ द चैप्टर 1 एंड इंक्लूडिंग द लॉन्ग टॉपिक ऑफ द प्रूफ, जिसमें वीडियो हमारी ज़रूर लॉन्ग हुई, लेकिन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अप्रोप्रिएट एंड बेसिक डेफिनेशन के साथ जाना। क्योंकि अगर आप डिफरेंट चीज़ों को देखें वीडियोस पे, तो लोगों ने बड़े मुश्किल तरीके से इन चीज़ों को कवर किया और बहुत ही लाइट वीडियोस में किया है। लेकिन मैंने कोशिश की कि एक एक चीज़ों को ब्रेक डाउन करूं और जहां तक पॉसिबल हो सके बेसिक एग्जांपल के साथ आपसे शेयर किया जाए वो सारी चीज़ें की। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और इसी तरह की चीज़ें आपके साथ आसानी से बना सकूँ, आपको बता सकूँ। तो कोई सजेशन है कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं बर वक्त उसे देखकर आपको रिप्लाई कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट सेशन पे यानी चैप्टर 2 पे आपसे मुलाकात होगी। सी यू देयर, थैंक यू।